हेलो एवरीवन। बेटा आज की क्लास में हम अपने ही टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक, जिसमें हम आपसे कह सकते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स को अब हमें पढ़ना है जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। कल मैंने आपसे कहा था कि हमें पढ़ना था कीमत तंत्र। कीमत तंत्र, तो मैंने कीमत तंत्र को पढ़ा। ठीक, फिर कीमत तंत्र के 3 तत्व पढ़े थे। कितने? 3 तत्व पढ़े थे। अभी मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ। ठीक, 3 तत्व पढ़े थे। वो 3 तत्व कौन-कौन से थे? माँग का सिद्धांत पहला था, पूर्ति का सिद्धांत दूसरा था और साम्य कीमत का सिद्धांत था। ठीक? तो मैंने इन तीनों के बारे में बता दिया था, लेकिन अभी हम आपको इनके बारे में और भी ज़्यादा बताएँगे। ठीक? जब आपका फिर से रिवीजन क्लास होगा तो जो चीज़ें इसमें रह जाती हैं, हमसे नहीं हो पाती हैं, थोड़ी-मोड़ी चीज़ें मतलब छोटी-मोटी चीज़ें या कुछ और बातें रह जाती हैं तो उनको हम करते हैं। लेकिन आई होप कि अब हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि रिवीजन क्लास की आवश्यकता ना पड़े। हमें लग रहा है कि 1-2 क्लास से आपका काफ़ी बेटर जा रहा है, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को नोट्स करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक, तो ये रिवीजन की क्लास दिक्कत ना करे, तो मैं दोनों इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझ में भी आ जाए, आपका एक प्रकार से नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए। फिर मैंने आपसे कल पढ़ा मतलब मैंने आपको कल पढ़ाया क्या? मांग का सिद्धांत। जो पहला था इसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। ठीक, तो मैं अब इसे क्या करता हूँ, आज फिर से वही चीजें क्या पढ़ूंगा? मांग का मांग का सिद्धांत। ठीक, जिसमें हम कह सकते हैं डिमांड थ्योरी। ठीक, हम इसे क्या कह सकते हैं? डिमांड थ्योरी। ठीक, आइए समझते हैं कि मांग के सिद्धांत में हम जो चीजें पढ़ रहे हैं डिमांड थ्योरी में, मैंने आपको इसे बता ही दिया था। अब मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन इसमें मैंने 3 पॉइंट्स आपको नोट करवाए थे कि इन 3 पॉइंट्स को हमें पढ़ना है, और मैंने इस एक पॉइंट्स पर पढ़ना भी क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। तो अब हम कह सकते हैं कि जो ये एक पॉइंट है हमारा, ठीक, वो क्या है? तो आइए समझते हैं। पहला मैंने कहा था आपसे मांग। एक मिनट, ये थोड़ा सा, हाँ, पहला मैंने पढ़ा मांग। ठीक, ये पूरी मतलब मात्रा मत लगाओ, खाली बिंदी कर दो बस। मांग हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिमांड कहते हैं। ठीक, दूसरी चीजें हम क्या कहते हैं? मांग का मांग का नियम। ठीक, मांग की पूर्ति। ठीक, तो आप समझते जाइएगा अच्छे से। इसे हम कहेंगे हाँ, इसे लॉ ऑफ डिमांड। ठीक, ऐसे इलास्टिक ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने आपसे कहा कि ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं किसमें? हमारे इस चैप्टर में, और हमें इन्हीं को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है। ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, और कह सकते हैं कि अगर पूर्ति की बात की जाए तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें फिर से लागू होंगी। मतलब हर एक चैप्टर में आपको ये पॉइंट्स मिलेगा। ठीक, तो मुझे लगता है कि आपको बेसिक से पढ़ना चाहिए, जिससे हमारे 3 चैप्टर अच्छा सर कुछ समझ में नहीं आ रहा घूम फिर के। चलो हम भी फॉर्म में आते हैं, आप भी आ जाओ। हम भी थोड़ा ढीले-पीले पढ़ा रहे हैं। ठीक, अब आते हैं। अभी मैंने आपसे कहा था मांग का सिद्धांत, दूसरा मैंने आपको बताया कि पूर्ति का सिद्धांत।
ठीक। तीसरा मैंने पढ़ाया आपको साम्य का। तो इन तीनों चीजों में ये तीनों पॉइंट्स हैं, मतलब पूर्ति का भी हम क्या करेंगे, पूर्ति का नियम पढ़ेंगे। उसके बाद साम्य का भी नियम पढ़ेंगे, और पूर्ति का हम मांग की मतलब पूर्ति की एक मिनट, गलती कर दिया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मांग की लोच है, इंग्लिश सही लिखा, मांग की लोच। तो लोच हम इसका भी पढ़ेंगे, इसका भी पढ़ेंगे। ठीक, इसका भी तो पढ़ ही रहे हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स के हम लोच क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, तो आप ध्यान दीजिएगा, अभी हमें इनकी जरूरत नहीं है। ठीक, तो इसलिए हम इनके लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे। ओके, आते हैं अपने आगे बढ़ते हैं मांग पर, जो मैंने आपसे कल पढ़ाया और कल आपको पढ़ने के लिए बताया भी। तो अब वहां से शुरू करते हैं कहानी। कल मैंने आपको पढ़ाया कि मांग क्या है। ठीक, सॉरी, मैंने कल आपको पढ़ाया मांग, जिसे हम इंग्लिश में कहें तो कह सकते हैं डिमांड। डिमांड इंग्लिश में हम इसे कहेंगे। ठीक, मांग को डिमांड कहेंगे। चलिए समझते हैं कि डिमांड है क्या। मैंने आपसे कहा था तीन बातें। पहला कहा था कि इच्छा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। देखो पहली बातें, दूसरी बातें और तीसरी बातें। मैंने आपसे सिर्फ और सिर्फ तीन बातें कही थी कि ये तीन बातें आपको यहाँ पे पढ़ना है, आपको ये तीन बातें यहाँ पे फॉलो करनी है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। आपने बोला जी सर हम कर लेंगे, लेकिन आप कैसे कर लोगे इस चीज को तो आप बता दो। तो मैंने कहा भाई आप समझ लो, ठीक, कि आप कैसे किसी चीज को करना चाहते हो। तो सबसे पहले मैंने कहा कि किसी वस्तु की डिमांड करने के लिए आपको उसकी इच्छा होनी चाहिए। भाई अगर मुझे पढ़ाने की इच्छा नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा, डिमांड क्यों करूंगा कि मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे पेन पैड चाहिए, मुझे नोट्स बनाना, क्यों डिमांड करेंगे अगर मुझे आपको पढ़ाने की इच्छा नहीं है। मतलब सबसे पहले चीजें कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ भी कोई चीजें होती हैं तो उसके लिए अब सबसे पहले आपको इच्छा जतानी होती है। मतलब इच्छा आपके अंदर होने की चाहिए, आपके डिजायर होने चाहिए कि आप क्या इसको चाहते हो या नहीं। तो सबसे पहले बात इच्छा होनी चाहिए, जिसे मैंने कहा कि डिजायर। ठीक, तो अभी हम इंग्लिश भी लिख देंगे इसका। चलिए, दूसरा शब्द मैंने कहा कि क्षमता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। ठीक, क्षमता मतलब क्या होनी चाहिए, उस वस्तु को खरीदने के लिए क्या होनी चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए। भाई मेरे पास क्या है, ऑनलाइन पढ़ाने का बड़ा शौक हो गया, इच्छा हो गई कि मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, ऑफलाइन नहीं चल रहा है, ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, बच्चे मेरे पढ़ें कैसे भी पढ़ें। ठीक, तो मैंने ये सारी चीजें जब डिसाइड कर लिया कि मुझे ऑनलाइन पढ़ाना है, तो इच्छा तो हो गई, लेकिन अब ऑनलाइन पढ़ाने के लिए मुझे क्या चाहिए, लैपटॉप चाहिए, पेन पैड चाहिए। चलो ऑलरेडी मेरे पास लैपटॉप था, पेन पैड लेकिन नहीं था, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी। अब इसकी ऑनलाइन पढ़ाने के लिए इसकी जरूरत है, तो मैंने क्या किया, इसको खरीदा। तो क्या मेरे अंदर उतनी क्षमता थी कि मैं पेन पैड खरीद पाऊं या ना, ये भी बात आती है। तो मेरे अंदर क्षमता थी, मैंने उसे खरीद लिया। ठीक, मतलब जितना पैसा लगा उतना है। जैसे मान लो आपको मैंने कल कहा था ना एक कार, हाँ सर जी फिर से बना दो कार, बड़ा मजेदार बना था, ये लो, ये ये हमारी हो गई कार। ठीक, स्टाइलिस्ट कार। हम्म, ठीक, ये हमारी हो गई कार। भाई इसे मैंने मैन्युफैक्चर किया है। ठीक, और इस कार की जो प्राइस है वो मानते हैं 5 लाख रुपए है, ज्यादा नहीं है भैया, बड़े महंगी नहीं है, कार तो बड़ी अच्छी है लेकिन महंगी नहीं है, तो 5 लाख हो गया। ठीक, इसकी जो प्राइस है वो 5 लाख रुपए है। क्या, इस कार की प्राइस जो है वो 5 लाख रुपए है। अब सबसे पहली बात होती है, हमने इसे देख तो लिया, तो क्या इसे खरीदने की हमारी इच्छा है या नहीं। भाई ये कार अगर पसंद है तो इच्छा, वही आपकी पसंद इच्छा सब कुछ होनी चाहिए कि हाँ इसे खरीदेंगे। चलो ठीक है, इच्छा हो गई, पहला पॉइंट्स आपने क्रिएट कर लिया, हो गया। अब आती है बात कि दूसरा पॉइंट्स, पहला पॉइंट्स आपने क्रिएट कर लिया, अब आती है बात दूसरा पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट्स क्या, आपके पास है पैसे, भाई 5 लाख है कि नहीं। मान लो आप अपने फ्रेंड के साथ गए हो, आपके फ्रेंड ने कहा, ये आपका फ्रेंड है, आपसे बातें कर रहा है, और ये आप हो। देखो मैं आपकी फिगर बिना आपको देखे बना दे रहा हूँ। ठीक, जितने लोग पढ़ रहे हो सबकी फिगर मैं ऐसे बना देता हूँ बिना देखे। अभी आप तक आज तक मैंने किसी को देखा नहीं, जितने लोग पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन मैं देखो आपका फिगर बना देता हूँ। ठीक, तो ये दो बच्चे हैं, दोनों गए घूमने,
मार्केट में दोनों ने बातें की कि एक काम करो, अरे इन्होंने इस कार को क्या किया, देखा, देखने के बाद इन्होंने कहा अरे यार कार बड़ी अच्छी है, चलो इसे खरीद लेते हैं। मतलब इन्होंने इच्छा जताई। तो ये क्या किया, मान लो ए है, ये बी है। ए ने क्या किया, इच्छा जता दिया, हाँ यार कार खरीद लेना चाहिए, चलो खरीद लेते हैं, ठीक। अब बी पूछेगा, बी कहेगा कि भाई तेरे पास 5 लाख रुपए है या नहीं। बी क्या कहेगा, इनसे बातें कहेगा कि भाई तेरे पास 5 लाख रुपए हैं, तेरी औकात है कि नहीं। ठीक, बात औकात की आ जाएगी तुरंत। तो कहेगा यार 5 क्या, मेरे अकाउंट में 6 लाख रुपए पड़े हैं, कम पड़ेगा और तो पापा से ले लेंगे। चलो कार की प्राइस गए, कार की प्राइस पूछा तो कार की प्राइस 5 लाख रुपए थी। इसने कहा तो ये तो मेरे अकाउंट में पड़े हैं, चलो ले लेते हैं, खरीद लेंगे। अब बातें आ गई दोनों कि उसके पास इच्छा हो गई, उसके पास पैसे भी हैं। लेकिन अब वो तीसरी बातें एक और आती हैं, वो आती हैं कि भुगतान भुगतान करने की इच्छा, भुगतान करने की इच्छा। अब इसकी इच्छा तो है इस कार को खरीदने की, इसके पास 5 लाख है, लेकिन इसे भुगतान करने की इच्छा नहीं है। तो ये क्या होगा, डिमांड नहीं कर पाएगा किसी वस्तु की। तो आपको इसके लिए क्या चाहिए, तीन के तीनों पॉइंट्स चाहिए। सर मतलब समझे नहीं। बेटा ये मेरा मतलब है कि आप मान लो आप फोन खरीदने गए, फोन खरीदने, फोन खरीदा, इच्छा हो गई कि फोन खरीदना है, फोन खरीदने गए। फोन की प्राइस 10,000 रुपए मान लो हो गई। अब आपने कहा कि चलो ठीक है, मेरे हाथ मैं तो 12,000 लेके आया हूँ, 10,000 में खरीद लूंगा। फिर होता है कि भुगतान करने की इच्छा, क्या आप उसे 10,000 पेमेंट कर पाओगे कि नहीं। कुछ लोग होते हैं सामान उनको पसंद भी आ जाता है, उनकी जेब में पैसे होते हैं, उसके बाद कहते हैं यार अभी नहीं खरीदेंगे, बाद में खरीद लेंगे। मतलब भुगतान करने की इच्छा नहीं होती, तो यहाँ पे डिमांड नहीं हो पाता। तो डिमांड करने के लिए हमें 3 बातें होनी चाहिए। एक तो आपकी इच्छा होनी चाहिए, और उसके बाद क्षमता होनी चाहिए, और दोनों हो जाए तो उसके बाद क्या होता है, भुगतान करने की भी इच्छा होनी चाहिए। भाई वो पैसे खर्चा करने की क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। वरना पैसे तो बहुत लोग रखे हैं और कर कुछ नहीं पाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि बहुत अच्छे से। ठीक, चलो आ जाओ। अब इसकी इंग्लिश समझ लेते हैं। इसे हम कहेंगे डिजायर। ठीक, इसे हम कहेंगे, एक मिनट, एबिलिटी टू पे। मतलब आपके अंदर खरीदने की क्षमता है, ठीक, उसे भुगतान करने की क्षमता है, और भुगतान करने की इच्छा भी होनी चाहिए। भाई क्षमता भी होनी चाहिए और इच्छा भी। तो हम यहाँ कहेंगे इसे विलिंगनेस टू पे। यहाँ एबिलिटी टू पे भुगतान करने की क्षमता, और यहाँ क्या होता है, भुगतान करने की इच्छा। ठीक, दोनों बातें आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, डिमांड को हमने समझ लिया। अच्छा, डिमांड को क्रिएट करने के लिए एक और बातें हमारी जरूरी हैं। चलो वो भी हम समझ लेते हैं कि भुगतान करने के लिए हमें एक बातें और होनी चाहिए। वो क्या है सर, भुगतान करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मात्रा होनी चाहिए। भाई कितनी मात्रा में, ये भी ध्यान देना है, नोट करना है, नोट। चलो एक मिनट रुक जाओ, बताता हूँ। ध्यान देने योग्य बातें। भाई बिना ध्यान दिए आप इसको नहीं समझ पाओगे। तो पहला पॉइंट होना चाहिए आपके अंदर, मात्रा होनी चाहिए। मतलब क्या है सर, आप क्या कहना चाहते हो, समझ में नहीं आ रहा है आपकी बात। बेटा आप कितनी क्वांटिटी में उस वस्तु को खरीदना चाहते हैं, आप उस वस्तु को कितनी क्वांटिटी में खरीदना चाहते हो। एक कार खरीदना चाहते हो, 2 कार खरीदना चाहते हो, ये भी होती है ना बात। जैसे आप गए मार्केट में, एक फोन खरीदने गए हो, 2 फोन खरीदने गए हो, क्वांटिटी मतलब मात्रा होनी चाहिए। ठीक, मान लो आप कोई और चीज नहीं, आपको घर से भेजा गया बेटा जाओ सब्जी ले आओ, सब्जी आप गए लाने। तो सबसे पहली बात इच्छा हो गई, सब्जी खरीदने की क्षमता भी हो गई, भुगतान करने की भी इच्छा हो गई। तो सब कुछ हो गया ना, कि हाँ चलो मिलेंगे, सब्जी थोड़ा महंगा मिल जाएगा, खरीद लेंगे, पर सब्जी लेके आएंगे। ठीक, तो सब कुछ है। अब वहां पे कितनी सब्जियां लेनी है, तो मम्मी ने बोला कि बेटा 2 किलो आलू ले लेना, ठीक, टमाटर भी ले लेना 1/2 kg, ठीक, और
और भी ऐसी चीजें सब्जियां लेके आना है। चलो, तो मात्रा होनी चाहिए कितनी, मतलब कितनी सब्जियां खरीदनी है, तो ये बात पता चल गई। ठीक, ये बातें जब पता चल गई तो अब दूसरी बातें क्या पता चलेंगी, बताइए, बोलो, दूसरी बातें क्या पता चलेंगी? हैं, नहीं बोलोगे? दूसरी बातें, उसका मूल्य भी तो पता होना चाहिए। उसकी प्राइस नहीं पता करोगे भाई, आप कितनी मात्रा में खरीदोगे? मान लो 4 kg कुछ आपको खरीदना है। अब 100 रुपया पर केजी है, 100 रुपया, एक मिनट, पर केजी। ठीक, तो आप खरीद पाओगे? चलो, ये तो इच्छा हो गई, क्षमता भी है 4 kg खरीदने के लिए, हमारे पास है पैसे। तो ये दोनों हो गए। तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, बोलो? तीसरा पॉइंट ये होना चाहिए सर कि हमारे पास समय होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए? समय, टाइम। अब यहाँ पे कुछ चीजें सर समझ में नहीं आई हैं। ये ऊपर वाला तो 3 पॉइंट सर आपका समझ में आ गया, लेकिन ये ध्यान देने योग्य बातें नहीं समझ में आई। मतलब किसी वस्तु को, अब मेरे बात ध्यान से सुनिए, किसी वस्तु को खरीदने के लिए क्या निश्चित करना होता है? हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए या बेचने के लिए एक निश्चित समय पर, एक निश्चित मूल्य पर, एक निश्चित मात्रा में उस वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक, जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय, ध्यान दीजिए अब अच्छे शब्दों में, जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय एक निश्चित समय पर, एक उचित मूल्य पर और एक निश्चित मात्रा में उस वस्तु की मांग की जाए तो उसे क्या कहते हैं? मांग कहते हैं, डिमांड कहते हैं। क्लियर? समय होना चाहिए, मूल्य होना चाहिए और मात्रा भी होनी चाहिए। भाई किस समय पर आप उस वस्तु का डिमांड कर रहे हैं, ये चीजें ध्यान देनी चाहिए। और मतलब मौसम कैसा है, ये चीजें घड़ी देख के नहीं, मुहूर्त नहीं निकले हैं कि ऐसा कुछ किया जाए। ठीक, तो आप समय देखिए कि जैसे मान लीजिए एक निश्चित समय, अब स्वेटर, जैकेट, जैकेट और स्वेटर, जैकेट, कोट, ठीक, ये सब क्या है? ये गर्मी के हैं? नहीं सर, क्यों झूठ बोल रहे हो? ये सब ठंडी के हैं। ठीक, तो हमें ठंडी में ये सब खरीदना चाहिए, ठीक, कि गर्मी में खरीदना चाहिए। तो स्वेटर हमें गर्मी में खरीदना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? समय देखेंगे कि उस वस्तु को कब खरीद रहे हैं, गर्मी में। हाँ सर, उसका मूल्य क्या है? कुछ भी है सर, 100 रुपया, मान लो 1000 रुपये एक है स्वेटर का। सर कितना लेना है? 4 स्वेटर लेना है सर, पूरी गर्मी निकल जाएगी आराम से। ठीक, ठंडी में फिर तो हल्के कपड़े पहनने हैं, तो आप समझिएगा। ठीक, गधे झूठ, ऐसा कुछ नहीं है। आप ठंडी में तो मौसम को देखिएगा कि क्या वो बरसात है, क्या वो ठंडी है, क्या वो गर्मी है, ऐसा कुछ है। मूल्य देखेंगे, मतलब उस वस्तु की प्राइस देखेंगे, क्या उस वस्तु की प्राइस क्या है। तीसरी चीजें, हम उस वस्तु की मात्रा देखेंगे कि उसकी मात्रा क्या है। ये भी सारी चीजें हम ध्यान देंगे। ठीक, तो आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए, अभी इसको हम बहुत अच्छे से और समझाएंगे, मतलब अभी आगे बढ़ते रहेंगे, परेशान मत होइएगा बिल्कुल। तो अब हम आते हैं इसकी, जो कह सकते हैं मेन पॉइंट्स, परिभाषा या डिफिनीशन या मीनिंग उस शब्द को, कि कैसे हम इसी को डिफाइन किए हैं, कैसे हमने इसको लिखा है। तो हम लिखते हैं मांग, डिमांड। ठीक, तो लिखिए मांग से आशय। ठीक, मांग से आशय, पप्पा से भीख मांगना है। देखो, मांग से आशय पप्पा से भीख मांगना है। मांग से आशय एक वस्तु या सेवा, एक वस्तु या सेवा की वह मात्रा, वह मात्रा, एक मांग से आशय एक वस्तु या सेवा की वह मात्रा है जिसे, ध्यान दीजिएगा, उपभोक्ता
उपभोक्ता क्या करता है? एक बाजार में एक बाजार एक बाजार में एक दिए हुए समय में वह दी हुई दी हुई कीमत पर खरीदना चाहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मांग कहलाते हैं। बेटा बहुत ध्यान से सुनना एक बात को। देखो सर जी क्या सुना रहे हो। मैंने कहा मांग से आशय एक वस्तु या सेवा की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता एक बाजार में एक दिए हुए समय और एक दी हुई कीमत, प्राइस, टाइम, समय पर, प्राइस पर खरीदता है। ठीक, तो क्या खरीदा? कोई वस्तु खरीद रहा है तो उस वस्तु की क्वांटिटी होगी। ठीक, हर चीज में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी, जैसे कार खरीदा तो एक कार, दो कार, तो क्वांटिटी होगी ना। तो ये दोनों चीजें, मतलब टाइम होना चाहिए एक निश्चित, एक प्राइस भी होनी चाहिए, उसकी फिक्स होनी चाहिए, और कितनी मात्रा में खरीदे हो ये भी चीजें होनी चाहिए। तो आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, इस चीज को समझते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे, बोलो क्या पढ़ेंगे? मांग को प्रभावित करने वाले तथ्य, कारक, मतलब ऐसे कारक शब्द होता है। ठीक, तो हम कारक लिख लेते हैं। जिसे हम तत्व भी कहते हैं। इंग्लिश में लिख लें, और इंग्लिश में लिखा दो। फैक्टर इन्फ्लुएंस द डिमांड। ठीक, फैक्टर इन्फ्लुएंस द डिमांड। आ जाओ, अब सीखते हैं। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट्स, वस्तु की अपनी कीमत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वस्तु की अपनी कीमत होनी चाहिए। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी मतलब वस्तु की अपनी कीमत होनी चाहिए। अब इसके कहने का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी वस्तुएं हैं उसकी अपनी एक क्या होनी चाहिए? कीमत होनी चाहिए। तो इसके कहने का मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु होती है उसका जो मांग होता है, उसकी जो डिमांड होती है, वो क्या होती है? एक निश्चित उसकी कीमत पर निर्भर करती है। अब कैसे सर? एक बात आपने कहा कि बहुत छोटे शब्दों में, कि हम अगर कहें तो इसे हम कह सकते हैं कि, सर क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि किसी वस्तु की जो मांग होती है वो क्या होती है? बोलो, वस्तु की मांग होती है, वो किस पर डिपेंड होती है? उसकी कीमत पर निर्भर करती है। ठीक,
जो हमारे पास वस्तु है वो किस पर निर्भर करता है? देखो, किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत पर निर्भर करती है, मतलब उस वस्तु को मांग कैसे की जा रही है, ये चीजें उसके उस पर डिपेंड करती है कि कीमत उसकी क्या है। अब इसको हम समझाएंगे फिगर में। ठीक, आपने देखा कि किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत पर निर्भर करती है, ये इसके मेन पॉइंट्स हैं कि वस्तु की अपनी कीमत, तो इसका मतलब हो गया कि किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत पर निर्भर करता है। अब कैसे निर्भर करता है ये फिगर में समझेंगे, तो आइए समझते हैं। ठीक, मैंने आई होप स्केल, ठीक, आइए समझते हैं। ये हो गया, ये हो गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से मैं बना रहा हूँ, थोड़ा स्केल से बना रहा हूँ क्योंकि आपको, मैं हाथ से बनाता तो अभी इधर उधर टेढ़ी लाइन होती। ठीक, तो मैं हाथ से बना के दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं कुछ कट करता हूँ। ठीक, एक, दूसरे पेन से, एक, दो, सेम साइज में, ठीक, तीन, बराबर है ये, एक, सेम उसी साइज में, दो और तीन। अब आपको फिगर्स, ये हमारा y अक्ष होता है और ये हमारा x अक्ष होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा x अक्ष होता है, ये हमारा बीच का जीरो होता है। ठीक, इसे हम कहेंगे कि वस्तु की, ये हमारा जो है वो पॉइंट है, वस्तु की जो है वो क्या है, कीमत है। ठीक, मतलब यहाँ प्राइस की बात हो रही है, और यहाँ वस्तु की मांग, डिमांड मतलब क्वांटिटी। ठीक, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, वस्तु की मांग की जा रही है तो कितनी मात्रा में मांगी जाएगी। अभी आपने पीछे क्या पढ़ा है देखिए, फिर से देखिए, अब आपको देखिए ये फिगर समझ में आएगा। मैंने कहा वस्तु की मांग, दो बातें, वस्तु की मांग और कहाँ निर्भर करती है, कीमत पर, तो दो बातें। वस्तु की मांग मतलब डिमांड कितनी मात्रा में, और कीमत मतलब प्राइस। ठीक, तो ये दोनों बातें हैं, आइए समझते हैं। तो हम कैसे समझेंगे इसे, बोलिए। अब कह रहा है ये जो हमारा पॉइंट्स है, ये कह सकते हैं, मान लो P है। ठीक, ये P2 कर देते हैं और ये P1 कर देते हैं। देखो ऊपर नीचे, यहाँ भी क्या करते हैं, इसे हम Q1 कर देते हैं, Q कर देते हैं, और इसे Q1 और Q2 कर देते हैं। ये हमने अपने तरफ से किया है और ऐसा होता भी है। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम क्या कर रहे हैं, अच्छा P1 ऐसा क्यों किया अभी हम बताते हैं। ये थोड़ा सा क्या हो गया, मान लो ये 10 हो गया, अरे स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है, एक मिनट, कुछ चीजें मिटा दें हम, आप नोट कर लीजिएगा वैसे। ये, तो ये अभी हम फिर से आपको कुछ समझा देंगे। ठीक, ये हो जाएगा प्राइस और ये हो जाएगा क्वांटिटी। ठीक, तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी। अब मान लीजिए ये जो प्राइस है, ये प्राइस कितनी है, 5 रुपए है। ये जो है मान लो 8 रुपए है। ठीक, और ये 12 रुपए है। ये क्वांटिटी कितनी हो रही है, देखिएगा, ध्यान दीजिए, ये हो रहा है 20, 10 और 5, ऐसे मैंने कर दिया, 20, 10, 5। ठीक, तो अब आप समझिएगा बहुत अच्छे से इसे। चलो, या तो इसे 5 नहीं, इसे 4 करते हैं, इसे 4 कर देते हैं, आओ समझते हैं। जब कहेगा यह व्यक्ति कि भाई अगर किसी वस्तु की कीमत, मान लीजिए यहाँ पे दो लाइन है, प्राइस और क्वांटिटी, ये दोनों आप बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक, तो मान लीजिए प्राइस जब 5 रुपए थी, 5 क्या है, 8 है और 12 है, ये प्राइस हमारी है। ठीक, तो 5 रुपए में, और यहाँ क्या है, ये 20 है, ये क्या है, बोलो,
गलत कर दिया मैंने, गलत कर दिया। ठीक, क्या गलत कर दिया? अब आप ध्यान दीजिए। नहीं, सही है। 20, 10 और 4। ओ नो, ओ नो। मैंने डिजिट गलत लिख दिए। ठीक, अंक गलत लिख दिए हैं, कैलकुलेशन नहीं बैठ रहा। ठीक, ये आप अपने तरीके से कभी जल्दी करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट। चलो मैं मानता हूं पी, जब हम किसी वस्तु की डिमांड क्या कर रहे थे, पी कर रहे थे, तो उसकी जो मांग हो रही थी वो भी क्या हो रही थी, यहाँ पे होता है क्यू, और क्यू टू हो रहा था। जब हम किसी वस्तु की, मान लीजिए ये, अभी हम आपको समझाएंगे। ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब यह ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से। अब मान लीजिए प्राइस, जब किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए थी, तो लोग उसे क्या करते थे, 20 यूनिट खरीदते थे। ठीक, कितना? 20 खरीदते थे। अब आप समझिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि मेरा भी जो पॉइंट्स था वो मिस्टेक हुआ था, वो सही हो गया। डिजिट इधर उधर हो जाएगा तो दिक्कत आ जाती है, तुरंत क्वेश्चन आपका गलत तरीके से सॉल्व होगा। तो मान लीजिए अगर हम 5 रुपए खर्चा करते हैं तो 20 रुपए, मतलब प्राइस हमारी 5 रुपए थी, तो क्वांटिटी हमें कितना देना पड़ा, 20 रुपए देना पड़ा। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। जब हम 5 रुपया खर्चा किए, जब हम क्या किए, 5 रुपया खर्चा किए तो हमें 20 यूनिट मिला। ठीक, कुछ भी मान लो सेब था, तो 5 रुपए में 20 सेब मिला। ठीक, अब इसकी प्राइस बढ़ के कितनी हो गई, इसकी प्राइस बढ़ के 10 रुपए हो गई। तो हमने क्या किया, 10 रुपए में 8 सेब खरीदे। कितने खरीदे? 8 रुपए। जब इसकी प्राइस बढ़ के 10 रुपया हो गई, ध्यान दीजिए, जब इसकी प्राइस बढ़ के 10 रुपया हो गई, तो हमने कितने सेब खरीदे, सिर्फ और सिर्फ 8 सेब खरीदे। देखो प्राइस बढ़ रही है, प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, और क्वांटिटी क्या हो रही है, घट रही है। ठीक, तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा। फिर जब इस वस्तु की कीमत क्या हुई, बढ़ के 15 रुपया हो गया, तो इस वस्तु की कीमत क्या हो गई, ये सिर्फ 4 हो गया। मतलब जब इस वस्तु की कीमत 15 रुपया हो गई, सॉरी पेन क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, 15 हो गया, तो हमें 4 सेब मिला। मतलब जब किसी वस्तु की कीमत 5 रुपया होगी, तो सर 20 सेब मिलेंगे। लेकिन अगर उसी में सेब की कीमत बढ़ के 10 रुपया हो जाए, मतलब 10 रुपया हो जाए, तो 10 रुपये में 8 सेब खरीद रहा है। अब आप कैलकुलेशन करिएगा कैसे। और 15 रुपया जब बढ़ के हो जाता है, तो वो क्या करता है, 4 सेब खरीदता है। ठीक, 5 रुपए था तो 20 सेब खरीदा, मतलब कितना सेब खरीदा, 20 पंचे 100। ठीक, जब वो क्या किया, 8 से उसके पास 10 हो गए। देखो 20 में बहुत ज्यादा, 5 में 20 पा रहा है, और 10 में क्या कर रहा है, 10 रुपया दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, बोलो। 8 से मतलब 80 रुपये खर्चा हुए। प्राइस में तो ऐसे घट रहे हैं, कमी आ रही है, 15 चौके 60। ये देखो, मतलब वो ज्यादा देता था, यहाँ पे तो अगर देखा जाए तो प्राइस तो घट ही रही है, लेकिन क्या हो रहा है, क्वांटिटी जो है वो क्या हो रही है, घट रही है, और प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो प्राइस जैसे जैसे बढ़ रही है, क्वांटिटी वैसे वैसे घट रही है। तो एक शब्द जो मैंने अभी कहा कि क्या होता है, किसी वस्तु की कीमत जो किसी वस्तु की मांग जो है उसकी कीमत पर डिपेंड होता है। तो कीमत पे कैसे डिपेंड होता है, मान लीजिए अगर वस्तु की कीमत 5 रुपए सेब है, तो आप क्या करते हैं, 20 सेब मांग सकते हैं। ठीक, अगर किसी वस्तु की एक सेब की कीमत 5 रुपया है, तो आप कितना मांगेंगे, 20 सेब मांगेंगे। लेकिन अगर उसी सेब की कीमत कितनी हो जाए, 10 रुपया हो जाए, तो 8 सेब मांगेंगे। ठीक, और अगर उसी सेब की कीमत 15 रुपया हो जाए, तो आप क्या करेंगे, 4 सेब मांगेंगे। मतलब घटते चले आएंगे। कोई मायने नहीं है कि हमने जो ये डिजिट रख दिया कि 5 में 20 यही हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, आप अपने तरीके से भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे समझाना था तो मैंने ये डिजिट लेके आपको समझा दिया। तो आपको आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 5 रुपया अगर हम कहते हैं, मतलब हमारी प्राइस क्या होती है, कोई भी वस्तु की मांग होती है वो किस पर डिपेंड होती है, उसकी प्राइस पर डिपेंड होती है। प्राइस देखिए घट बढ़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, क्वांटिटी में उसके उतार चढ़ाव आ रहे हैं। भाई 5 रुपये था, 20, 15 रुपया हो गया, तो 4 सेब खरीदेगा कोई व्यक्ति है। तो ये सारी चीजें हम जब किसी वस्तु की क्या होती है, प्राइस बढ़ जाती है,
मतलब कह सकते हैं प्राइस क्या होती है, बढ़ना, तो डिमांड क्या होता है, घटना। ठीक, और प्राइस जब क्या होती है, घटने लगती है, तो डिमांड क्या होता है, बढ़ने लगता है। ये बातें ध्यान आप रखिएगा। ओके, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला कहता है कि स्थानापन्न या प्रतियोगिता वस्तुएं, मतलब हम कह सकते हैं संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुओं की कीमतें। देखिए टॉपिक लंबा है, तो क्लासें भी हो सकती है थोड़ी बहुत लंबी हो जाए। ठीक, अब आपकी मे भी क्लास लंबी हो, लेकिन मैं अभी लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं खुद अपने पे थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ। ठीक, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं निकल जाएगा तो मेरा फिर कहानी खत्म है, फिर खाली पढ़ाना है, वरना लटक गए तो फिर आपको फिर वही। ठीक, तो प्लीज़ मैं सोचता हूँ कि निकल जाऊँ, ताकि आपको दोबारा परेशानी ना हो। चलो आ जाओ पढ़ते हैं। तो हम इसकी इंग्लिश लिखते हैं, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी। ठीक, मतलब संबंधित वस्तुओं की कीमत, उस मतलब जो वस्तुएं, अभी तक क्या था, वस्तुओं की कीमत को ध्यान दिया जाता था, अब संबंधित वस्तुओं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कैसे सर, बताओ जरा। बता रहे हैं भाई, गुस्सा हो मत। ये एक वस्तु होती है जो स्थानापन्न नाम है इसका। स्थानापन्न वस्तुएं, इसको समझिएगा, स्थानापन्न वस्तुएं हो गई, और दूसरा होता है, बोलो, पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। SUBSTITUTES, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स, और सॉरी गुड्स। ठीक, और इसे पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक, तो अब ये क्या है, इसको समझ लेते हैं। चलो, स्थानापन्न वस्तुएं मतलब हम कह सकते हैं देखो ये दो प्रकार की वस्तुएं हैं। संबंधित वस्तुओं की जो कीमत है वो किस प्रकार से डिफाइन की गई है, तो ये दो वस्तुओं में डिफाइन की गई है। पहला रखा गया कि स्थानापन्न वस्तुएं हैं, दूसरा रखा गया कि पूरक वस्तुएं हैं। ठीक, तो स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुओं में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझाई जाएंगी, क्योंकि इस पर फिगर जरूर बनता है। फिर से आपको जो जो टॉपिक बताया जाएगा वो फिगर के साथ बताया जाएगा। अब आपको फिगर ही पढ़ना है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा वर्ड सब्जेक्ट है, आप एक चीज जानते हो, आप सबका तो ऑब्जेक्टिव हो गया है, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम सबका ये रिटर्न था, मतलब लिखना पड़ता था 100 नंबर में। हम सब जब पढ़ रहे थे और इस चीज को नोट्स करना था बढ़िया, वो क्वेश्चन आते थे, उसके आंसर देने होते थे। तो हमारे जो टीचर थे उन्होंने हमें बताया कि इकोनॉमिक में सबसे अच्छा नंबर आता है सबका। तो लगा कि बहुत इजी होगा। ठीक, फिर समझ में आया, जब पढ़ना शुरू किए हम सब, तो लगा कि ये सबसे बड़ा महाभारत है इकोनॉमिक्स। ठीक, क्या लगा, सबसे बड़ा महाभारत है। लेकिन जब टीचर ने हमें एक और बात समझाई कि बेटा अगर आपको इकोनॉमिक पढ़ना है तो आप फिगर पर डिपेंड हो जाओ, उसकी थ्योरी, उसके कॉन्सेप्ट पर खत्म कर दो, उसके सारे कॉन्सेप्ट को कहां समझो, फिगर पर। बढ़िया से फिगर ड्रा करो और उस फिगर पर उसे समझो, आपका इकोनॉमिक सबसे। जब हम सबने, मतलब हमारे टीचर ने हम सबको फिगर पर पढ़ाना शुरू किया, मतलब हर इकोनॉमिक के एक एक पॉइंट्स को जब उन्होंने फिगर करके बताया, फिगर पे बैठा के, जैसे अभी मैंने पीछे आपको फिगर पे समझाया, तो आई थिंक आपको थ्योरी से ज्यादा फिगर समझ में आ गया होगा। ठीक, तो जब हमारे टीचर ने हमारे साथ ऐसा किया, तो हम सबको लगा कि हाँ, इकोनॉमिक इज अ वेरी, क्या कहते हैं, इजी बुक। बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल। ठीक, बड़ा मजेदार, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है इसमें, बहुत ज्यादा मजा है। ठीक, तो आप क्या करें, इकोनॉमिक को पढ़ने के लिए आप फिगर बनाएं। अच्छा, मैंने, अच्छा मेरे एक चीज बताता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो परिचित में हैं,
फर्स्ट ईयर में हैं, वो सुनेंगे भी तो समझ जाएँगे कि हाँ, सर ने मुझे ही कहा है, ठीक? तो मैं अभी इधर-उधर जैसे मिल गए घर से कोई, तो फैमिली के मेंबर मिल जाते हैं, तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, कुछ बच्चे परेशान हैं कि मेरे पास बुक्स नहीं है। कुछ बच्चे परेशान हैं कि क्लास नहीं चल रही हैं, कुछ बच्चे परेशान हैं कि मतलब हम डायरेक्ट जाके पढ़ें। तो एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ परेशान मत होइए। देखो, अपनी जो परेशानी है उस पर जो फ़ोकस करने से बेहतर है कि आप क्या करें, आके अपने पढ़ाई पर फ़ोकस कर दें। ठीक? एक कोई ऐसी कंपनी थी, मैंने एक अभी बहुत जल्द ऐसे मतलब वीडियो चला रहा था यूट्यूब, तो मुझे एक मिल गया क्लिप वीडियो का, तो मैंने वहाँ देखा, तो मोटिवेशन वीडियो था, बहुत अच्छी वीडियो थी। हाँ, ये नैनो कार जो थी उस पे थी, नैनो कार। तो नैनो कार की प्राइस कितनी थी? बात को समझ लीजिए, 1 लाख रुपए थी। कितनी? 1 लाख रुपए। हाँ सर, बहुत कम था, 1 डेढ़ लाख रुपए रहा था ऐसे। तो जब कंपनी ने इस बात पर प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया, तो जानते हो क्या हुआ? जो मीटिंग प्रोजेक्ट के मतलब मैनेजमेंट में लगाया जाता है ना कि आप ये काम करोगे, इससे रिलेटेड मतलब एक टीम तैयार की जाती है, पूरा टीम प्रोजेक्ट को तैयार करता है कि हाँ, 1 लाख में हो जाएगा कैसे। तो बात आई कि प्रोजेक्ट कैसे, सर 1 लाख में तो सबने अपना-अपना प्रोजेक्ट बना के दिया। तो जब मीटिंग हुई कि हाँ, इस प्रोजेक्ट को मतलब मालिक के साथ शेयर किया जाए, तो बताया गया, लोगों ने बताया कि सर ये नहीं हो पा रहा है, 1 लाख में कैसे हो जाएगा? 1 लाख में तो उसके पार्ट्स नहीं कर पा रहे हैं। मतलब सभी ने उसके लाइक को ना बता के डिसलाइक, आपने सर बहुत अच्छा सोचा कि 1 लाख में सस्ती कार बनाई जाए, 1 डेढ़ लाख में, लेकिन ये सर पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल बता दिया लोगों ने, ठीक? बहस चलती रही। अचानक मालिक ने बोला कि भाई, जितनी मेहनत आप सब लगा रहे हो, किस पे? जितनी मेहनत आप सब लगा रहे हो, किस पर? ना करने में, एक बार कोशिश करने में लगा दो, उतनी ही दिमाग, उतनी ही मेहनत एक बार कोशिश करने में लगा दो। तो उनके मुझे ये बातें बहुत अच्छी लगी कि मतलब आप बार-बार कहते हो ये होगा, नहीं होगा, मैं कैसे पढ़ूँगा ये चीज़। तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप करना चाहोगे तो आई थिंक आप कर सकते हो, ठीक? मैं आपको नोट्स बना-बना के आपके टेलीग्राम चैनल पर सेंड करता हूँ। आप वहाँ से नोट्स बनाइए, आपको रिवीज़न करवा दिया, पूरे नोट्स वहाँ मिल जाएँगे आपको, सब कुछ बहुत अच्छे से। आपको जो दे रहा हूँ वो मैं कुछ अपने तरफ से तो मिला के ही दे रहा हूँ, लेकिन बुक्स भी उसमें मिला हुआ है। मैं कोई बाहर का वो बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ कि मैंने सारी चीज़ें रटी हुई हैं, अपने मन से लिख दिया। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। जैसे आप पढ़ते हो वैसे मैं भी पढ़ के आया हूँ, ठीक? बस क्या है कि पढ़ाने का शौक था, थोड़ा मेहनत कर लिया, अच्छे से नॉलेज हो गया तो पढ़ा रहा हूँ, बस इतना कुछ है। मुझे सारी चीज़ें पता हो गई कि हाँ, ये चीज़ें ऐसे हैं, इसका मतलब ये है, तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, बस इतना है मेरे पास। बाकी कोई देखो, कोई सब्जेक्ट किसी को पूर्ण ज्ञान नहीं देता है। मैं अगर कहूँ कि मैं इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा जानता हूँ, तो ऐसा गलत बात है, मुझसे भी बड़े महारथी बैठे हैं, ठीक? तो कोई सर्वज्ञानी नहीं है, पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, अधूरा सबका है हर कोई। और एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं वो टीचर ही नहीं जो क्या करे, पढ़ते एपीजे अब्दुल कलाम जो कह सकते हैं केमिस्ट्री के समझ लो ज्ञाता माने जाएं, अगर कहा जाए तो। मतलब उनको सारी चीजें पता है कि भाई इतने बड़े साइंटिस्ट थे, तो जो सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे केमिस्ट्री फिजिक्स या जो भी, तो उनका क्या होगा, वो पढ़ के, लेकिन मतलब जाके पढ़ा के चले आए ऐसा था। लेकिन उनका एक मैंने वो वीडियो देखा, उनकी एक बातें मैंने सुनी, समझी, और उनके बारे में थोड़ा बहुत जैसे पढ़ा, तो कभी-कभी टाइम मिलता है तो ऐसे पढ़ता रहता हूँ, ठीक? तो उनके बारे में एक चीज़ें मुझे समझ में आई कि वो जब भी पढ़ाने जाते थे, ठीक? तो वो क्या करते थे, अपना नोट्स तैयार करके ले जाते थे। तो पता नहीं क्यों ऐसा क्या था, लेकिन ये चीज़ें सही हैं। तो मैं आपको जब पढ़ाता हूँ ये सारी चीज़ें आपके बुक में आराम से मिल जाएँगी। प्लीज़ आप परेशान मत हो, मैं कोई ऐसी चीज़ें बाहर से नहीं पढ़ाने वाला हूँ। आप इसी को नोट्स कर लीजिए, आप अपना नोट्स बनाओगे ना, बुक ले लो, नोट बनाओ, आप कॉलेज चले जाओ, वहाँ भी नोट्स बनाओ, वो भी यही पढ़ाएँगे। हम भी भाई कॉलेज में पढ़ाते हैं, हम भी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो भाई जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ भी तो ये ऐसे पढ़ा रहा हूँ, मुझे वहाँ के भी बच्चों को दो, जो कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ ऐसा नहीं कोचिंग में नहीं पढ़ाया जा रहा, हर जगह। बस ऑनलाइन ऑफलाइन की तो इसके लिए भी परेशान मत हो, क्योंकि मैं आपको क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ वैसे ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ, ठीक? तो बिल्कुल आप परेशान मत हो, आप इसी को देख देख के नोट्स अपना प्रिपेयर करें, बहुत अच्छा नोट्स बनेगा। मैंने भी कहा भी है कि जो सबसे अच्छा नोट्स बनाएगा उसे प्राइज़ दूँगा। अब कब दूँगा, क्या दूँगा, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, बस आपको अपना काम करना है। कम कर्म करो, फल देने की चिंता मैं और एग्ज़ामिनर करेंगे, ठीक?
तो वो चीज़ें ऊपर वाला तो सबके ऊपर बैठा है, वो तो सब कुछ देगा, ठीक? तो आप अपने कर्म को करो। आप नोट्स बनाओ और उसको जाँचना और क्या कहते हैं, उसको अच्छा साबित करना या कुछ भी है, जो भी है, वो हम सब देखेंगे, हमें देखना है, कॉलेज देखेगा कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आपके अंदर बहुत अच्छा नॉलेज है, तो आप मेन पॉइंट्स को याद रखिए, ठीक? तो मुझे लगता है कि आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा बात, ठीक? प्लीज़ आप परेशान मत हों, अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, अच्छे बच्चे आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, ठीक? तो कभी प्यारे जो बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे, मेहनती बच्चे, वो कभी परेशान नहीं होते, वो बस पढ़ते रहते हैं, ठीक? मैं आपको बताऊँ, मेरा एग्ज़ाम है अभी और मेरे पास जितने नोट्स थे, वो सब दिल्ली में पड़े हुए हैं और मैं कब से मार्च से ही घर पे बैठा हूँ, तो मेरी पढ़ाई कैसे हुई है बताओ? और एग्ज़ाम तो सर पे है, तो मैंने पूरी पढ़ाई नहीं कर पाई क्योंकि मेरे जितने नोट्स थे, जितने पैसे खर्चा किए सब वहीं रह गए। मैं घर पे बैठा हूँ, कुछ नहीं कर पाया। तो लेकिन अब एग्ज़ाम नहीं छोड़ सकते ना, भले कुछ भी हो जाए, रिज़ल्ट कुछ भी हो तो बाद की बात होती है, लेकिन एग्ज़ाम तो मुझे देना। तो पढ़ाई मुझे, मैंने ये भी नहीं कोशिश हारी भी नहीं मानी, लैपटॉप लिया, फ़ोन लिया, जैसे मैंने पढ़ाई ऑनलाइन इधर-उधर खोज के, नेट पे गूगल है, सब कुछ खोज-खोज के मैंने एक्चुअली सारी चीज़ें खोज-खोज के मैंने पढ़ी, नोट्स बनाया, तो अपना पढ़ाई किया, नहीं पूरा हो पाया, 10% हुआ, 20% हुआ, मैं उतने में सैटिस्फाई हूँ। कुछ तो किया, ठीक? तो आप भी कुछ करने की कोशिश करो बस, हर कोई कर सकता है, ठीक? चलो, अस्थानापन्न वस्तुएँ और पूरक वस्तुएँ। अस्थानापन्न वस्तुएँ वह वस्तुएँ होती हैं जो क्या होती हैं, एक स्थान मतलब किसी के स्थान को ग्रहण कर सकती हैं, किसी के स्थान को ग्रहण कर सकती हैं और पूरक वस्तुएँ वह वस्तुएँ होती हैं जो क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। सर समझ में नहीं आ रहा है, बेटा पेन और इंक, पेंक पेन प्लस इंक, कुछ समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। मतलब जब आप क्या करेंगे, पेन की डिमांड करेंगे तो इंक आपको साथ में मिल जाएगा। हाँ सर, समझ में आ गया। बेटा आप कार खरीदने जाओगे तो आपको पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। सर अगर हम कार खरीदे हैं तो पेट्रोल क्यों खरीदेंगे? भाई चलाओगे नहीं क्या? तो मतलब एक वस्तु आप खरीदते हैं, उसके साथ दूसरे वस्तु की आवश्यकता ऑटोमेटिक पड़ जाती है, ठीक? आप समझ रहे हैं ना? एक वस्तु आप खरीदते हैं और उसके साथ दूसरी वस्तु की आवश्यकता ऑटोमेटिक पड़ जाती है बिना आवश्यकता के। हम कार खरीद रहे हैं यार, तेल थोड़ी ना फैक्ट्री लगानी है, हम कार खरीद रहे हैं, लेकिन चलाने के लिए तेल की जरूरत है, डीजल की जरूरत है, पेट्रोल की जरूरत है, तो हमें उसे खरीदना पड़ेगा, तभी हमारी कार चलेगी, तभी हमारा गाड़ी चलेगा। सर बिल्कुल, तो ये इसके साथ क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक? तो एक चीज का डिमांड किया, पेन का डिमांड किया, इंक साथ में मिल गया हमें। इंक की नहीं कहा था भैया इंक दे दो, मैंने कहा पेन दे दो, जाके शॉप पे क्या कहते हैं, पेन दे दो, 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए का पेन देता था, लेकिन उसके अंदर इंक ऑटोमेटिक भरी होती है, तो इंक हम लेके आते हैं, ठीक? तो खरीदते एक चीज है, उसके साथ हमें दूसरी चीजें ऑटोमेटिक मिल जाती हैं, ठीक? या खरीदना पड़ जाता है। तो ये पूरक हो गए, मतलब एक के साथ एक जुड़ा होना। ये होता है एक के साथ दूसरा जुड़ा ना होना, एक के साथ एक के स्थान पे दूसरे का प्रयोग करना, एक के स्थान पे दूसरे का प्रयोग करना, जैसे टी और कॉफी, बड़ा फेमस एग्जांपल है, ठीक? ये बड़ा फेमस एग्जांपल है। टी और कॉफी कैसे सर? भाई अगर मेरी इच्छा टी चाय पीने की नहीं है तो मैं कॉफी पीऊंगा, और अगर मेरी इच्छा चाय कॉफी पीने की नहीं है तो मैं चाय पीऊंगा। आपको समझ में आ रहा है ना? मतलब एक के स्थान पे हम दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पेन और इंक में हम क्या कर सकते हैं, दूसरे का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक के स्थान पे दूसरे का, उसके पूरक। तो पूरक मतलब साथ चलना होता है, पूरक मतलब क्या होता है, साथ चलना, ठीक? और स्थानापन्न मतलब होता है कि एक के स्थान पे दूसरे का प्रयोग कर लेना। तो यहां पे बातें आती हैं कि जब हम क्या करते हैं किसी वस्तु की, देखो ये पूरक में क्या करते हैं, जब टी की प्राइस क्या होती है, मतलब प्राइस बढ़ती है, तो डिमांड की कीमत क्या होगी, अगर यहां पे कहा जाए कि प्राइस प्राइस ऑफ टी, चाय की कीमत अगर बढ़ गई तो क्या होगा, डिमांड ऑफ, बोलो, कॉफी।
क्या होगी? बढ़ जाएगी। हाँ सर। तो आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि जब किसी वस्तु की प्राइस क्या होती है? बढ़ जाती है, मतलब तो दूसरे की वस्तु की क्या होती है? ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ जाती है। अरे! गलती कर दिया सर, गलती कर दिया। जब किसी वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है तो दूसरे पर वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा मैंने। ठीक? मान लीजिए टी की प्राइस क्या होती है? बढ़ जाती है, तो कॉफ़ी की डिमांड घट जाती है। लेकिन अगर एक शब्द में कहा जाए कि अगर टी की क्या हो? प्राइस बढ़ जाए, तो डिमांड क्या होती है? टी की घट जाती है। ठीक? आप बात को समझिएगा बहुत अच्छे से, फिगर हम कल बनवाएँगे, ठीक? लेकिन इस बात को आप समझिएगा। तो क्या करना है यहाँ पे? हम एक चीज़ देख रहे हैं कि अगर क्या होती है, अच्छा यहाँ पे क्या होता है पूरक में, अगर हम एक वस्तु की प्राइस में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है और उसकी डिमांड में क्या कर रहे हैं? अगर कमी कर रहे हैं, तो क्या होती है? दूसरे की भी कमी आ जाती है, ठीक? तो ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे, आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम, ठीक? तो आइए देखते हैं पहले टाइम कितना हो गया आपको पढ़ाते-पढ़ाते। अ, आपकी 51 मिनट की क्लास चल चुकी है। आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा डीप में हम समझाए हैं, ठीक? तो अभी एक्चुअली क्या है कि आप बच्चे हैं और ऑनलाइन हैं, और अगर यही क्लास होती तो आपको ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन मैं ख़त्म नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको मुझे बहुत अच्छे से समझाना है एक-एक टॉपिक को। अगर ये टॉपिक मैंने समझा दिया आपको, ठीक? तो आप आगे के चैप्टर को, जो 2 चैप्टर लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो हैं, वो आराम से आप पढ़ लेंगे। यही बस बेसिक है, डिमांड आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक? तो ओके, मिलते हैं हम कल की क्लास में। आज के लिए बाय-बाय। और अटेंडेंस आप अपनी लगाते रहें, मतलब कमेंट करते रहें, ताकि पता चले मुझे कि हाँ, आप प्रेज़ेंट हैं, आपने कल वीडियो देखा है। और आपकी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम अपनी नहीं बताता है, कोई बच्चा नहीं कहता कि सर मुझे प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप अपनी प्रॉब्लम